इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग एंगुलर में यूनिट टेस्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एंगुलर में यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, कर्मा एंड जैस्मिन क्या है, उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसका एक फ्लो क्या है एंगुलर एप्लीकेशन में। तो उन सारे चीज़ों को डिस्कस किए थे। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यूनिट टेस्ट केस कैसे लिखेंगे। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास एक फॉर्म है और इस फॉर्म में इनपुट फील्ड है यूज़र के लिए एंड पासवर्ड के लिए, और एक सबमिट बटन है। जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक मेथड कॉल हो जाता है, सबमिट मेथड। ये मेथड दोस्तों क्या करता है कि पहले चेक करेगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो वो एक सर्विस मैं यूज किया हूँ, सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट किया हूँ। इस सर्विस का एक पोस्ट डेटा करके एक मेथड है। इस मेथड में हमारे पास एपीआई कॉल होंगे। ओके, एपीआई कॉल कैसे होंगे, तो लेट से एचटीटीपी जैसे हम लोग करते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट को हम लोग को इंजेक्ट करना पड़ेगा एंड देन दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट, सपोज दैट कुछ इस प्रकार से हम लोग कोड करते हैं। रियल सिनारियो में अगर हम बात करें तो एपीआई लाइक ये कॉल करते हैं हम लोग, एपीआई कॉल करते हैं और हमको एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो क्योंकि हमारे पास अभी एपीआई रेडी नहीं है तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ऑफ ऑपरेटर यूज करके एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एच क्लाइंट जो हम लोग यूज करेंगे एट द एंड हमको ऑब्जर्वेबल ही मिलेगा, उस ऑब्जर्वेबल में रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड हो सकता है दोस्तों। स्टेटस कोड हो सकता है कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो 202 समथिंग लाइक दैट, एंड देन अगर कोई एरर आ गया, क्लाइंट एरर तो 40, सर्वर एरर तो 50। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस कोड आ सकते हैं। और अगर डेटा आ सकता है, इंफॉर्मेशन और मैसेज आ सकता है कि सपोज दैट कोई किसी रीजन की वजह से सपोज अनऑथराइज्ड यूज़र है, तो अनऑथराइज्ड यूज़र अगर है तो उसका डिटेल आ जाएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ गया, मीन्स क्या मैच नहीं कर रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो भी इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो ये टोटली बैकएंड पे डिपेंड करता है, बट ये सारे एक ऑब्जेक्ट हमको बेसिकली मिलता है और उस ऑब्जेक्ट में ये सारे डिटेल हो सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हमारे पास अभी एपीआई रेडी नहीं है दोस्तों, इसीलिए उसके जगह पे ऑफ ऑपरेटर यूज किए हुए हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ ऑपरेटर भी एक क्रिएशन ऑपरेटर है, तो ये ऑब्जर्वेबल क्रिएट करके हम लोगों को देगा जिसमें ये डेटा रहेगा, जिसमें स्टेटस कोड और ये कुछ सैम्पल डेटा। बेसिकली यही फॉर्मेट यूज होता है, मीन्स यही फॉर्मेट आता है रिस्पॉन्स में। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग लाइक ऑफ ऑपरेटर यूज करके प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑब्जर्वेबल हम लोग को मिल रहा है। तो ऑब्जर्वेबल मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देन हमको डेटा मिलेगा। तो कंपोनेंट में यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको एक दूसरे वेरिएबल में डेटा करके एक हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है और उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो दिस डॉट डेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है दिस यूज करना पड़ेगा अगर क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी एंड मेथड को यूज कर रहे हैं तो उसी क्लास के मेथड एंड प्रॉपर्टी को दिस यूज करके करेंगे। तो हम लोग दिस डेटा में स्टोर कर रहे हैं, मीन्स डेटा इस वेरिएबल में हमारा स्टोर हो रहा है, जो भी हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये इसका एक बेसिक फ्लो है। ओके, अब दोस्तों क्या होता है कि इसी फ्लो को हम लोग टेस्ट करेंगे कि यूज़र जब इस पे यूज़र नेम डालेगा एंड पासवर्ड डालेगा और बटन पे क्लिक करेगा तो ये सारे चीज़ें सक्सेसफुली प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, अगर ये इनवैलिड है तो ये वाला पोस्ट डेटा मेथड कॉल नहीं होना चाहिए। और अगर वैलिड है तो ये फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा और ये हमको वैल्यू मिलेगा जो पोस्ट डेटा के अंदर लिखा हुआ है। ओके, जो ये रिस्पॉन्स हमको देगा पोस्ट डेटा, वो हमको वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म हमने यूज किया है और रिएक्टिव फॉर्म के लिए फॉर्म बिल्डर यूज कर रहे हैं। न्यू कीवर्ड, अदरवाइज न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता। जैसे मैं अगर बताऊं तो कुछ इस प्रकार से न्यू फॉर्म ग्रुप
एक फॉर्म ग्रुप में कई सारे फॉर्म कंट्रोल हो सकते हैं यूज़र के लिए, पासवर्ड के लिए। सिमिलर चीज़ हम लोग कर सकते थे फॉर्म बिल्डर यूज करके। दोस्तों फॉर्म बिल्डर थोड़ा आसान होता है, इसमें न्यू कीवर्ड्स मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना पड़ता है। तो हमने क्या किया, फॉर्म बिल्डर को इंजेक्ट किया क्योंकि ये इंजेक्टेबल होता है। एंड देन ग्रुप एंड ईच ऑफ दिस इनपुट फील्ड के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया गया है, जिसमें पहला इनिशियल वैल्यू क्या होगा वो हमने डिसाइड किया कि इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए, पासवर्ड भी एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड देन इसमें वैलिडेशन लगाया गया है, वैलिडेटर रिक्वायर्ड, ये फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड है। एंड देन उसका एक पैटर्न है, ये पैटर्न मैच करेगा तभी हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे, इनवैलिड हो जाएगा ये फील्ड। तो पैटर्न क्या है दोस्तों, तो रेजेक्स यहाँ पे यूज किया गया है, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जो पहला लेटर होना चाहिए A to Z होना चाहिए यूज़र नेम का। एंड देन उसके बाद A to Z 0 to 9 अंडरस्कोर होना चाहिए, ये एक्सेप्ट करेगा। ये पैटर्न, दूसरा पैटर्न हमारा फॉलो होगा। और जो भी यूज़र नेम है एटलीस्ट 3 डिजिट तो होना ही चाहिए, 3 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। ओके, तो 3 कैरेक्टर उसका रेंज हम निर्धारित किए हैं कि 3 से 13 के बीच में होना चाहिए। 13 से ज़्यादा इनवैलिड हो जाएगा और 3 से कम भी इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो अगर ये पैटर्न वैलिड होता है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मीन्स ये वैलिडेशन का जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगा। रिक्वायर्ड होना चाहिए, मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, कोई कुछ वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो रिक्वायर्ड फील्ड होना चाहिए। सिमिलरली फॉर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड रिक्वायर्ड फील्ड है और उसका भी पैटर्न है कि एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, A to Z कैपिटल होगा, एंड देन 0 to 9 भी होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, एटलीस्ट 8 होना चाहिए, 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 12 होना चाहिए। अब ये आप चेंज कर सकते हैं पैटर्न, डिफरेंट आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर बताऊं तो दोस्तों एक फॉर्म में कई सारे फील्ड्स होते हैं, उसके डिफरेंट वैलिडेशन का कंडीशन होता है, तो कुछ इस प्रकार से कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल ng ऑन इनिट में इनिशियल जो फॉर्म है उसको इनिशियलाइज किया गया है। एंड नाउ इनिशियलाइज करने के बाद जो भी वैल्यू है प्रॉपरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। एंड देन यूज़र जो है बटन पे क्लिक कर सकता है, एंड देन अगर वैलिड अगर है तो ये मेथड कॉल होगा। ओके, तो इस कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में अभी इतना ही है। और दोस्तों कुछ अननेसेसरी कोड है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। सपोज दैट ये ऐप चाइल्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए। एंड देन इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली मैं पास कर रहा था फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब थोड़ा क्लीनर दिख रहा होगा। अगेन ये थोड़ा कमेंट है तो उतना भी क्लीन नहीं दिख रहा है, बट एनीवे चलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। नाउ इट्स फाइन। सो दोस्तों इस चीज़ को हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या कर सकते हैं, तो हम एक सिनेरियो को टेस्ट करेंगे कि सपोज दैट यूज़र ने यहाँ पे यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, तो क्या जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला है प्रॉपरली कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक सिनेरियो को हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है इनिशियल फॉर्म में, ये जो यूज़र एंड पासवर्ड का वैल्यू है, अगर यूज़र यहाँ पे डालता है तो क्या वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एक टेस्ट केस हो सकता है। दूसरा क्या टेस्ट केस होगा कि हम लोग एंगुलर में क्या होता है कि एक मेथड होता है सेट वैल्यू पैच वैल्यू। ओके, तो सेट वैल्यू से क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग अपडेट करते हैं। तो यूज़र का वैल्यू पहले यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो हम लोग यहाँ पे सपोज दैट फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट करने के लिए इनिशियल वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा हमको। अपडेट लाइक पहले एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो जो हम अपडेट करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सेट वैल्यू के माध्यम से डालेंगे या फिर पैच वैल्यू के माध्यम से डालेंगे। सेट वैल्यू अगर हम लोग करते हैं तो सारे इनपुट जितने भी फॉर्म के ग्रुप हैं, सारे फील्ड को सेट करना पड़ेगा।
वैल्यू को। ओके, बट अगर पैच वैल्यू यूज कर रहे हैं तो एक पार्टिकुलर सपोज यूज़र के वैल्यू को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं केवल यूज़र को, पासवर्ड को नहीं करना चाहते, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग पैच वैल्यू यूज कर सकते हैं। सेट वैल्यू यूज करेंगे तो सारे को हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारे होते हैं। आई होप कि ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट टेस्ट केस के बारे में, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ जब हम लोग यूनिट टेस्ट केस करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। नाउ इतना तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा मैं और टाइम लूँगा और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूनिट टेस्ट केस करते क्यों हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों लेट सपोज़ कि एक बड़े एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं और बहुत बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, कई सारे कई सारी चीज़ें हैं उसमें। तो सपोज़ कि कुछ फीचर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और एक नया फीचर ऐड करना है। नए फीचर ऐड करने के लिए नया एक सपोज है डेवलपर आया, उसके बाद उसको जो है पूरे होल एप्लीकेशन के बारे में आइडिया नहीं है, उसको दिया गया एक पार्टिकुलर फीचर और बोला गया है कि ये फीचर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप करना है। तो वो उस काम में जुट गया है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भी दिया गया है उसके लिए वो काम कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कोड में चेंजेस करने की आवश्यकता हो जाता है। तो जो पहले से कोड लिखा हुआ रहेगा उसमें वो थोड़ा सा चेंज करने से उसका जो करंट का फीचर है जो डेवलप कर रहा है वो सही से वर्क करने लगेगा। तो एग्जिस्टिंग कोड में थोड़ा सा चेंज कर देने से उसका जो करंट जो फीचर है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो वो क्या करेगा बंदा, वो जो डेवलपर है, एग्जिस्टिंग कोड को थोड़ा सा एग्जिस्टिंग जो भी फीचर है, एग्जिस्टिंग फीचर को वो थोड़ा सा एक बार देख लेगा, क्योंकि उसका ज़्यादा फोकस होगा करंट फीचर को डेवलप करना। तो देखेगा अच्छा ठीक है, एग्जिस्टिंग फीचर भी सही से काम ही कर रहा है, अब और नया फीचर भी काम करने लगा, इसकी वजह से इट्स ऑल राइट, ये सही है। बट प्रॉब्लम दोस्तों क्या होगा कि वो सिनारियो आया ही नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा स्लाइटली मीन्स उसको सीरियसली ज़्यादा देखा नहीं और वो सिनारियो आया नहीं। जो चेंजेस किया था उस चेंजेस के वजह से इशू आने वाला था, बट क्योंकि वो सिनारियो नहीं आया तो वो जो है इशू पकड़ में नहीं आया, उस टाइम में नहीं आया जब बंदा वो जब डेवलप कर रहा था। तो ओके, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद जब वो सिनारियो एक्चुअल में आएगा तो एक बग आ जाएगा दोस्तों। वो सिनारियो जब आएगा तो वो कोड प्रीवियस फीचर जो है सही से काम करना बंद कर देगा। तो ये बग आ गया, बग आने के बाद फिर से उसे सोल्व करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसको सोल्व करने के लिए फिर से एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करना पड़ेगा और उससे क्या होगा कि फिर से एक पार्ट को हम लोग सोल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में फिर से बग आने लगेंगे। और कई बार क्या होता है, ये सिलसिला चलते रहता है, कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं, मेंटेनेंस चलते रहता है, तो एक क्वालिटी पे असर पड़ जाता है। ओके, अगर यूनिट टेस्ट केस नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत बड़ा एप्लीकेशन है और सारे होल एप्लीकेशन को छोटा सा चेंज करने के बाद पूरे होल एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो उनका मेन फोकस होता है ठीक है एक पार्टिकुलर बग फिक्स कर रहे हैं, अगर वो बग सही से फिक्स हो गया तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट दूसरे पार्ट में थोड़ा सा इशू आ गया, और वो भी रेयर सिनारियो है, वो हमेशा नहीं आता है। तो इससे क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और जो क्लाइंट है, क्लाइंट के बिजनेस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस रन कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो डेवलपर का छोटा सा गलती, ओके, छोटा सा गलती बहुत ही बिग इशू क्रिएट कर सकता है, इम्पैक्ट उसके बिजनेस पे ला सकता है दोस्तों। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी कोड करें, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो, वो क्वालिटी उसके अंदर रहे और उसके कोई इशू ना हो फ्यूचर में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एग्जिस्टिंग कोड में ज़्यादा ब्रेक ना हो, बग ना आए। तो दोस्तों यूनिट टेस्ट केस इसमें मदद करता है। ऐसा नहीं है कि यूनिट टेस्ट केस लिख देने से बिल्कुल ही बग नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ सिनारियो छूट गया डेवलपमेंट के दौरान, तब भी हो सकता है, बट एनीवे ये काफ़ी मदद करता है। और
जो टाइम यूनिट टेस्ट केस में लिखने में लगेगा वो कहीं ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है बग फिक्स करने में, तो बेटर है यूनिट टेस्ट केस लिख देते हैं। अब एक ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज एक और है कि सपोज दैट नया जो डेवलपर अगर आया तो उसको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, जो एग्जिस्टिंग कोड है लॉजिक समझने में टाइम लगेगा। ऑफकोर्स उसको लॉजिक समझ में आएगा बट टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा लॉजिक को समझने के लिए। बट जब यूनिट टेस्ट केस अगर देख लेगा तो सारे पिक्चर मीन्स बहुत अच्छे से वो समझ पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट हम एक सपोज दैट यूनिट टेस्ट केस लिखा हुआ है, यूनिट टेस्ट केस में लिए लिखा हुआ है कि हम लोग कंपोनेंट में वैल्यू को अपडेट करेंगे तो ये वैल्यू रिफ्लेक्ट होना चाहिए HTML में, या फिर HTML में वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो वो वैल्यू जो है अपडेट हो जाना चाहिए और वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए कंपोनेंट डॉट ts में। तो ये काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा ये चीज़ है। अब मान लीजिए एक मेथड है, एक मेथड क्या करता है कि कुछ आर्गूमेंट लेता है और उस आर्गूमेंट के बेसिस पे कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। जब हम इन्वोक करेंगे तो आर्गूमेंट पास करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग वहाँ पे आर्गूमेंट पास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो जब वो ये देखेगा कि ये इनपुट डालने के बाद ये आउटपुट आना चाहिए, ये इनपुट डालने के बाद ये आउटपुट आना चाहिए और इसके लिए कई सारे टेस्ट केस लिखे हुए हैं, तो वो समझ पाएगा प्रॉपरली कोड को। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो लेट से लीड कोड का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे करके आपको लाइक दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था, उसको हमने कोड लिखा, जो भी कोड लिखना था हमने कोड लिखा, कोड लिखकर सबमिट किया। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये इनपुट रहेगा और ये इनपुट ये डालेंगे तो आउटपुट ये आएगा। इट्स फाइन, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था। बट दोस्तों अगर दूसरा सिनेरियो आ गया तो हम सारे इनपुट फील्ड को तो डाल कर नहीं दे सकते, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, तो कुछ छूट भी सकता है, बट क्योंकि जब डेवलप भी कर रहे हैं तो हम लोग सारे सिनारियो को कंसीडर में भी ना करते हो। ओके, बट यूनिट टेस्ट केस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यूनिट टेस्ट केस में वो सिनारियो डिफाइंड होते हैं कि अच्छा ये वैल्यू डालेंगे तो ये आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो दोस्तों नोटिस कर रहे हैं कि इनपुट अगर मैं ये डालूँ तो हमारा आउटपुट ये आना चाहिए, बट हमारा आउटपुट आया अनडिफाइंड, तो ये यूनिट टेस्ट केस हमारा फेल हो गया। देखिए 45 पास हो गया था, बट ये वाले सिनारियो में फेल हो गया। ओके, तो इस ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें अब इस प्रॉब्लम के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता दोस्तों, अदरवाइज मुझे लगता है ये सबको समझाना चाहिए, बट एनीवे अभी मैं लीव कर रहा हूँ। ओके, दूसरे बार मैं सबमिट किया, दूसरे बार उसको मैं दिखाता हूँ। अब इस सिनेरियो में दोस्तों इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि 45 बार इनपुट वैल्यू डालने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रॉपर्ली आ रहा था, बट फेल हो गया। मीन्स 45 तक पास हुआ था, बाकी फेल हो गया कंडीशन। देन इसमें आते हैं, इसमें हमने क्या किया, मुझे पता चला कि यस कुछ सिनारियो, ये वाले सिनारियो को तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया था डेवलपमेंट के दौरान। तो मैं क्या किया दोस्तों कि अब वो सिनारियो भी ऐड कर दिया इस एग्जिस्टिंग कोड में। तो अब क्या होगा, हमारा टेस्ट केस पास होकर हमारा 54 तक चला गया। 54 सिनारियो में हमारा कोड पास हो गया है, बट 3 में अभी भी फेल हो रहा है। जैसे इसमें आउटपुट 0 0 आया, आउटपुट आना चाहिए था 1 और 2 मीन्स एरे फॉर्मेट में, तो ये फेल हो गया। तो मैंने एक बार फिर से चेंजेस किया कुछ। अब फाइनली हमको सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो टेस्ट केस अगर नहीं होता दोस्त, अगर टेस्ट केस नहीं होता तो हम तो इसी जगह पे एज्यूम कर लिए थे कि हमारा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। ओके, क्योंकि 45 इनपुट वैल्यू दिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आउटपुट आना चाहिए, 45 टाइम्स आ गया, तो हम यही मान लेते कि चलो अब सही है, हमारा कोड, हमारा लॉजिक परफेक्टली वर्क कर रहा है, राइट। बट
दोस्तों टेस्ट केस लिखने से हम लोग टेस्ट केस में सारे सिनारियो कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा ये सिनारियो अगर आएगा तो हमारा वैल्यू ये आना चाहिए और वो प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे सिनारियो कंसीडर करते हैं। और अगर बाय चांस फ्यूचर में एग्जिस्टिंग कोड में अब सपोज दैट नए फीचर डेवलप कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग कोड में कुछ चेंज कर दिए, तो अगर एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करेंगे तो हो सकता है कि हमारा टेस्ट केस फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि होता ये है दोस्तों रियल लाइफ में कि इतने सारे सिनारियों को हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं। जनरली देखते हैं कि अच्छा ऊपर ऊपर से देख लिए कि चलो ये सही से काम कर रहा है, ठीक है, बट वो सिनारियो कभी आया ही नहीं। मीन्स हम लोग जब कर रहे थे लाइक डेवलपमेंट के दौरान वो कभी नहीं आया, बट रियल लाइफ में जब वो प्रोडक्शन में कोड जाएगा, जब यूज़र्स यूज करने लगेंगे, तब हो सकता है वो सिनारियो आ जाए और उस सिनारियो में वो कोड ब्रेक कर जाए। तो दोस्तों ये एक क्वालिटी में इशू डाल देता है। बट यूनिट टेस्ट केस अगर लिखते हैं तो उन सारे सिनारियो को कंसीडर करके टेस्ट केस लिखते हैं कि ये इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि अगर एग्जिस्टिंग कोड में अगर कोई भी चेंजेस कोई बंदा करता है तो क्या होगा दोस्तों कि वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि वो सिनारियो फेल हो गया। कई सारे सिनारियो थे जिसमें एक सिनारियो फेल हो गया उसमें, तो डेवलपर उसके बारे में फिर से विचार करेगा, फिर से देखेगा, डिज़ाइन को समझेगा एंड देन फिर से चेंजेस करेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि एग्जिस्टिंग जो हमारा टेस्ट के मीन्स एग्जिस्टिंग कोड है वो प्रॉपरली वर्क करे, तो टेस्ट केस हमारा प्रॉपरली पास हो, टेस्ट केस फेल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं। तो अगर सपोज टेस्ट केस अगर फेल भी हो रहा है तो उसके एग्जिस्टिंग कोड से, तो दोस्तों हो सकता है कि उसको फिर से यूनिट टेस्ट केस में भी चेंजेस करना पड़े। तो अगर वो कॉन्फिडेंस है तो यूनिट टेस्ट में भी वो चेंजेस करेगा, ताकि टेस्ट केस जो है प्रॉपरली पास हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूनिट टेस्ट केस लिखना। और बहुत बिग एंटरप्राइज एप्लीकेशन में और बड़े कंपनी में अगर काम करते हैं तो एंगुलर जो है बड़े एप्लीकेशन के लिए ही ज़्यादातर यूज होता है और उसमें यूनिट टेस्ट केस लिखना पड़ता है। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से समझिए यूनिट टेस्ट केस के बारे में, क्योंकि ये डेवलपर का काम है। क्योंकि आप लॉजिक लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली पता है कि कौन कौन से सिनारियो को कंसीडर करके हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं। ओके, तो वो सिनारियो कंसीडर करके सारे सिनारियो को कवर करते हैं यूनिट टेस्ट केस में। तो वही है हमारे पास करेंटली दोस्तों, ये डेमो है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट। आप डेमो लाइक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कई सारे चीज़ें होता है, कई सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं, उन सारे सिनेरियो को कंसीडर करना पड़ता है। बट अभी के लिए हम लोग कुछ सिनेरियो को ही कंसीडर करेंगे, जैसे फॉर्म को सबमिट कराना और कुछ, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो और आप कॉन्फिडेंस फील कर पाएँ कि किसी भी टाइप का यूनिट टेस्ट केस आप लिख सकते हैं प्रॉपरली। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे। ये तो बेसिक आपको समझ में आ गया कि क्यों लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा क्या ज़रूरी है, मीन्स मैंने तो कभी यूज नहीं किया, हमारे कंपनी में तो यूज नहीं होता है। पर दोस्तों हो सकता है कि आपके कंपनी में यूज ना होता हो, बट किसी बड़े एप्लीकेशन में अगर काम कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूनिट टेस्ट केस लिखना। ओके, इस क्यों करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।